नमस्कार साथियों, डिजिटल ऋषि साइकोलॉजी कक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अभिवृद्धि एवं विकास पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि विकास क्या होता है, उसके बाद विकास, समृद्धि, परिपक्वता में अंतर को देखेंगे। उसके बाद विकास को जो कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में बात करेंगे और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, उनको देखेंगे। और लास्ट में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखेंगे हम प्रश्नोत्तर अंश में। तो हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक अंश को लेते हैं। सबसे पहले हम विकास के अर्थ को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम विकास का नाम सुनते हैं तो हमको शारीरिक परिवर्तनों के बारे में सोचते हैं कि किसी व्यक्ति का कद बढ़ गया, किसी की हाइट बढ़ गई, लेकिन जो विकास का असली मतलब है वो शारीरिक विकास से कहीं ज़्यादा है। गर्भाधान से लेके मृत्यु तक हमारे अंदर कई प्रकार के चेंजेस आते हैं, जैसे हमारी सोच में परिवर्तन होता है, भाषा के उपयोग में, सोशल रिलेशनशिप को विकसित करने के तरीकों के आधार पर भी परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन केवल एक ही क्षेत्र में नहीं होते, यानी एक ही क्षेत्र तक सीमित नहीं होते, अलग अलग क्षेत्रों में होते रहते हैं। तो एक जो विकास की परिभाषा दी है उसमें क्या बताया है कि विकास गतिशील, क्रमबद्ध एवं पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है जो गर्भाधान से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। एक ये पहले से फिक्स कथन है, मतलब किस टाइप से चलना है प्रोसेस, वो पहले से ही फिक्स रहता है और क्रमबद्ध होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई स्टेप चूक जाए, कोई विकास की अवस्था चूक जाए। और एक गतिशील प्रोसेस होती है जो लाइफ लॉन्ग चलती है और जो मृत्यु के अंत तक चलती है। विकास में मुख्यतः समृद्धि एवं गिरावट जो वृद्धावस्था में देखा जाता है, दोनों तरह के परिवर्तन निहित हैं। तो जो विकास में क्या होता है कि वृद्धि भी होती है जो धीरे धीरे हमें लगातार होती रहती है, और गिरावट भी देखी जाती है। जब आदमी, जो व्यक्ति है वो वृद्ध हो जाता है तब उसमें गिरावट आने लगती है। विकास की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 तरह की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। कौन कौन सी 3 तरह की प्रक्रिया शामिल होती है? पहली प्रक्रिया है जैविक प्रक्रियाएं। जैविक प्रक्रियाएं जैसे लंबाई होना, मतलब कद बढ़ गया, वजन, भार बढ़ गया, मस्तिष्क, हृदय एवं फेफड़ों का विकास आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। अगली जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक प्रक्रिया। संज्ञानात्मक प्रक्रिया का संबंध ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने तथा इनसे संबंधित मानसिक क्रियाओं जैसे चिंतन, प्रत्यक्षण मतलब परसिवरेंस, अवधारण, समस्या समाधान आदि से है। और अगला है सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रियाएं। इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति की दूसरे के साथ अंतःक्रिया में होने वाले और संवेग तथा व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं और अब देखते हैं समृद्धि, विकास और परिपक्वता में क्या अंतर होता है। समृद्धि, जिसे हम अभिवृद्धि भी कहते हैं, ग्रोथ, शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को हम समृद्धि कहते हैं। इसका मापन तथा मात्राकरण किया जा सकता है, इसका मापन किया जा सकता है। जो समृद्धि है, ग्रोथ है, उसको हम माप सकते हैं कि जो हाइट कितनी बढ़ गई, ऊंचाई कितनी बढ़ गई किसी व्यक्ति की, या किसी व्यक्ति का वजन कितना बढ़ गया, हम वो देख सकते हैं, उसका मेजरमेंट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं विकास की, डेवलपमेंट की। विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन चक्र में बढ़ता रहता है एवं परिवर्तित होता रहता है। संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन ही विकास कहलाता है। मतलब कुल मिला के सारी चीज़ों में इंक्लूडेड होकर जो परिवर्तन होता है उसको हम विकास कहते हैं। अब बात करते हैं मैचुरेशन, परिपक्वता की। इन परिवर्तनों को इंगीकृत करता है जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधान तथा उस आनुवांशिक रूप रेखा ब्लूप्रिंट से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। परिपक्वता को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चा है,
सामान्य रूप से एक बच्चा 7 माह के आसपास बिना सहारे बैठ सकता है और 8 माह के आसपास बिना सहारे के खड़े हो सकता है और 1 वर्ष के आसपास चलने लगता है। जब बच्चा आधारभूत शारीरिक संरचना प्राप्त कर लेता है, जैसे 1 वर्ष में वह चलने लगा, सपोज आप मान लें कि 1 वर्ष में वो चलने लगा, तब आप उसे चलने का अभ्यास कराएंगे तो वो अच्छे से और कुशलता प्राप्त करेगा और दक्ष हो जाएगा चलने में। लेकिन अब आप जब बच्चे को 7 महीने का था तब आप अभ्यास करवाएंगे उससे कि वो चलने का अभ्यास करे, अभी वो सही से बैठ नहीं पा रहा है, आप उससे चलने का अभ्यास कराएंगे तो आपको जो अभ्यास है वो बेकार में नष्ट हो जाएगा, जो आप प्रयास कर रहे हैं वो विफल हो जाएगा। तो ये परिपक्वता है, जब व्यक्ति में या बच्चे में जब मैचुरेशन आएगी तब वह चीज़ों को उस हिसाब से सीख पाएगा। तो ये होती है मैचुरेशन, परिपक्वता की बात। अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं, समवृद्धि या अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अंतर भी लिए हुए हैं। तो समवृद्धि या ग्रोथ, वृद्धि से आशय शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों से है, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक जो क्षमता है उससे है। वृद्धि का मापन किया जा सकता है, जैसे लंबाई, भार। विकास के परिवर्तनों हेतु आप परिवर्तन होते हुए केवल देख सकते हैं, इसमें इसका मेजरमेंट नहीं होता है। वृद्धि निश्चित आयु के बाद रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। और अगला अंतर है, वृद्धि का अर्थ संकुचित है, यह विकास के अवयवों तक ही एक ही प्रकार से सीमित है। मतलब शारीरिक रूप में देख लीजिए, आप उसी तरह से देख पाते हैं, मतलब संकुचित अर्थ में रहता है। जबकि विकास का अर्थ व्यापक है, शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी इसमें जुड़े हुए होते हैं। और जो समृद्धि है या अभिवृद्धि है वो भी विकास का ही एक हिस्सा होती है। तो ये थे समृद्धि एवं विकास में अंतर। अब हम देखते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मेनली 2 कारक जो है ना विकास को, डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। एक है आनुवांशिकता का प्रभाव। आनुवांशिकता का प्रभाव कैसे होता है कि एक कोई व्यक्ति होता है, उसके अंदर जो आनुवांशिकता होती है वो एक कूट संकेत की तरह कार्य करती है और जीवन में एक जीन एक विशिष्ट रूपरेखा, ब्लूप्रिंट तैयार करती है और समय सारणी प्रदान करती है कि समय के हिसाब से टाइम टेबल प्रदान करती है कि किस अवस्था में किस समय पर क्या चीज़ घटित होगी और उस हिसाब से विकास होता रहता है। तो ये होता है आनुवांशिकता का प्रभाव। अब परिवेश का प्रभाव क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज एक बच्चा है जो बहुत इंट्रोवर्ट है, वो जेनेटिकली इंट्रोवर्ट है, मतलब उसके परिवार ही इस टाइप का है कि वो घर पे रहना ज़्यादा पसंद करता है। अगर उसको किसी ऐसे परिवेश में आप ले जाएं जहाँ के लोग बाहर मुक्ता पसंद करते हैं, मतलब एक्सट्रोवर्ट हैं और एक्सट्रोवर्जन को बढ़ावा देते हैं, तो जो ऐसे परिवेश में जो बच्चा है जो इंट्रोवर्ट था वो भी थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, बाहर मुखी हो जाएगा। तो ये परिवेश का प्रभाव है कि वो जो बच्चा इंट्रोवर्ट था वो एक्सट्रोवर्ट हो गया। अब इसी तरह से एक और चीज़ देख सकते हैं कि किसी बच्चे की कद छोटा है, अब उसको कितना भी पोषक तत्व या कितना भी पोषण युक्त भोजन दे दें उसका कद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये आनुवांशिक गुण है, ये जीन का प्रभाव है और ये जीन ही है जो ये फिक्स करता है, लिमिट फिक्स करता है कि कब उसमें चेंज होना है कब नहीं होना है। एक जगह जहां पर आपने देखा कि इंट्रोवर्ट था व्यक्ति वो एक्सट्रोवर्ट हो गया परिवेश के कारण, लेकिन जो कद है ना वो नहीं बढ़ा अच्छे भोजन के कारण भी। तो ये होता है विकास को प्रभावित करने वाले दोनों कारक के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के लिए, इनको देख लेते हैं। आपके छोटे भाई बहन, माता पिता और स्वयं आप भी अलग अलग तरह से सोचते हैं, अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। आपने अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा कि वे सब भी एक जैसे व्यवहार नहीं करते। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वे अलग अलग अवस्थाओं में हों, अपनी अलग अलग स्टेजेस में हों, इसलिए वो इस तरह के व्यवहार करते हैं। मनुष्य का जो जीवन है वो विभिन्न अवस्थाओं
से होते हुए आगे बढ़ता है। और ये जो अवस्थाएं हैं वो अस्थायी होती हैं, स्थायी नहीं होती। मतलब कोई अवस्था आज है वो कभी जीवन भर नहीं रहेगी, अलग अलग अवस्थाएं चेंज होती रहती हैं। और जो अवस्थाएं हैं उनके कुछ प्रभावी लक्षण और प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके द्वारा वे पहचानी जाती हैं। तो एक एक अवस्था को हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अवस्था आती है प्रसव पूर्व अवस्था। गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहते हैं। औसतन यह लगभग 40 सप्ताह तक का होता है। इसको 9 महीने भी कह सकते हैं, 40 सप्ताह तक। प्रसव पूर्व काल में जन्म के बाद हमारे विकास को हमारी आनुवंशिक रूपरेखा ब्लूप्रिंट निर्देशित करती है। प्रसव पूर्व अवस्था में विकास माता की विशेषताओं से भी प्रभावित होता है। अब क्या होता है कि माता को अगर कोई रोग है या फिर कोई उसे अच्छे से भोजन या पालन पोषण नहीं मिल रहा है तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसके अलावा विरूप जनन तत्व होते हैं कुछ, जैसे मादक द्रव्य, संक्रमण या सूरज के विकिरण, प्रदूषण आदि के कारण भी जो बच्चा है उसके जो है ना काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको सूर्य की रोशनी में नहीं जाने दिया जाता है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और इस अवस्था में जो विकास है ना वो बहुत तेज़ी से होता है, जो शारीरिक विकास है। तो प्रसव पूर्व अवस्था में सबसे ज़्यादा तेज विकास देखा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अगली अवस्था है शैशवावस्था। जीवन की कार्यप्रणाली को बनाए रखने के लिए आवश्यक क्रियाएं नवजात शिशु में उपलब्ध होती हैं। वह जैसे ही जन्म लेता है वह सांस लेना शुरू करता है, चूसता है, निगलता है खाना एवं शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का परित्याग करता है। शिशु में ये गुण पहले से ही विद्यमान रहते हैं। अब क्या होता है कि जो शिशु का जो है संज्ञानात्मक मस्तिष्क का विकास इतने अच्छे से नहीं हो पाता है, वो नई चीज़ों को अच्छे से सोच पाता है इस समय पर। तो क्या होता है उनमें कुछ प्रत्यावर्त या रिफ्लेक्सेस द्वारा संचालित कुछ क्रियाएं होती हैं जो जब वो बड़ा होता है तब वो गायब हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ क्रियाएं, कुछ प्रतिवर्त जैसे खांसना, पलक झपकाना, जवाई लेना जीवन पर्यंत बने रहते हैं, तथा कुछ दूसरे प्रतिवर्त मस्तिष्क की कार्य प्रणाली के परिपक्व होने पर विलुप्त हो जाते हैं। अब हम कुछ इन जो प्रतिवर्त हैं उनको देख लेते हैं। जैसे रूटिंग है। रूटिंग में क्या होता है, जो गाल को छूने पर, गाल को यहाँ पर अगर छुएं अगर बच्चे के तो वो सिर को घुमाने लगता है और मुख खोलता है, तो इसको हम कहते हैं रूटिंग। इनका नाम याद रखें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला है मोरो। मोरो क्या होता है, इसमें यदि तीव्र शोर होता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है और फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो। तो हम कहते हैं मोरो। जो प्रतिवर्त है उसको हम मोरो कहते हैं। अब है पकड़ना। बच्चे की हथेली को यदि उंगली अथवा किसी अन्य वस्तु से दबाया जाता है तो बच्चे उंगलियों उसको इर्द गिर्द लिपट जाती हैं। मतलब आप अगर उसके हाथ में कुछ वस्तु रखेंगे या उंगली ही रखेंगे अपनी, तो जो बच्चे की हथेलियां अपने आप उस हाथ या उस वस्तु को पकड़ लेती हैं। तो इसको हम कहते हैं पकड़ना। अगला है बेनिनिंस्की। यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं। इसको हम कहते हैं बेनिनिंस्की। तो ये हो गई प्रतिवर्त की, जो शिशु में पाई जाती हैं, लेकिन जब उसका मस्तिष्क का विकास हो जाता है तब ये छुप जाती हैं, ये इनका विलोपन हो जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं। जीवन के प्रथम 2 वर्ष के दौरान बच्चा ज्ञानेंद्रियों एवं वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से देखने, सुनने, स्पर्श करने, उन्हें मुंह में डालने एवं पकड़ने के द्वारा इस संसार का अनुभव करता है। और जो जीन पियाजे हैं उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है कि वो चीज़ों को देखते हैं, उनको तोड़ते मड़ोड़ते हैं और छूते हैं, फेंकते हैं। इस टाइप से वो है ना संसार में ज्ञान का अनुभव करते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है
उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। अब क्या होता है कि बच्चे 8 महीने से जो छोटे होते हैं, वो अगर उनके सामने उनका कोई खिलौना है जिससे वो खेल रहे हैं मस्ती से, है ना, और अगर आपने उसको छुपा दिया तो वो ढूंढेंगे नहीं, उनको लगेगा कि वो खिलौना है ही नहीं। लेकिन जब वो 8 महीने से बड़े हो जाते हैं तब आप उनका खिलौना छुपा दें तो अब वो खोजने का प्रयास करेंगे, तो उनमें उस समय वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। एक शिशु परिचित चेहरों को वरीयता देना प्रारंभ कर देता है इस उम्र में, और रुकने और किलकारी भरने के द्वारा माता पिता की उपस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। शिशु एवं उसके माता पिता पालनकर्ता के बीच का स्नेह जो सांवेगिक बंधन विकसित होता है उसे हम आसक्ति कहते हैं। जो शिशुअवस्था की एज है उसको खिलौना अवस्था, टॉय एज, और अनुकरण अवस्था, इमिटेशन स्टेज भी बोलते हैं। इन दोनों नामों को याद रखें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला स्टेज है, अगली अवस्था है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था में क्या होता है, ये बच्चा 2 से 11 वर्ष का होता है। बाल्य अवस्था 2 तरह की होती है, एक होती है पूर्व बाल्य अवस्था और दूसरी होती है उत्तर बाल्य अवस्था। उन दोनों अवस्थाओं को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं बाल्य अवस्था में क्या होता है। शैशवावस्था की तुलना में बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था में बच्चे में समृद्धि मंद हो जाती है और बाल्य अवस्था के दौरान बालकों की शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है। अब क्या होता है कि जो बच्चे की जो वृद्धि है वो तो कम हो जाती है, लेकिन उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है, उनकी मसल्स बढ़ जाती हैं। अब वो दौड़ने लगते हैं, पहले वो रेंगते थे, अब उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, अब कार्य करने लगते हैं, हाथों पैरों से चलने लगते हैं, हर तरह की एक्टिविटी वो कर लेती हैं। तो अब उनकी क्षमता बढ़ रही है और शारीरिक वृद्धि जरूर कम होती जा रही है। वह अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। अब देखिए, शारीरिक विकास दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। जो मनुष्य का शारीरिक विकास है वो 2 सिद्धांतों पर कार्य करता है। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी याद रखें। पहला है विकासशील पदाभिमुख, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिफेलोकॉडल, अर्थात मस्तिष्क या सिर के क्षेत्र से पैर या निचले हिस्से तक अग्रसर होता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, बच्चे के शरीर के निचले भाग से पहले शरीर के ऊपरी भाग पर नियंत्रण पहले प्राप्त हो जाता है। आपने देखा ही होगा कि पूर्व शैशवावस्था में शिशु का सिर, उनके जो शरीर के अलग अलग अंग हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उनके अनुपात में काफ़ी बड़ा होता है। अथवा यदि आपने गौर किया होगा तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो वे घुटनों के बल चलते हुए देखा होगा, तो पाएंगे कि पहले जो है ना उनकी भुजाएं, उनके जो हाथ हैं वो उनमें पकड़ आती है और फिर उनके पैरों का उपयोग वो अच्छे से कर पाते हैं। तो ये सिद्धांत है, इसको हम सेफेलोकॉडल विकासशील पदाभिमुख भी कहते हैं। अगला सिद्धांत है समीप दूराभिमुख, प्रॉक्सिमोडिस्टल। समवृद्धि शरीर के मध्य से प्रारंभ होती है और बाद में दूर के अंगों की ओर बढ़ती है। तो इस अवस्था में इस जो सिद्धांत है इसके अनुसार आपने देखा होगा कि जो प्रारंभ में शिशु वस्तुओं तक पहुंचने के लिए पूरे शरीर के साथ घूमता है, धीरे धीरे वे चीज़ों तक पहुंचने के लिए अपनी भुजाओं को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से आप इस सिद्धांतों से आप बालक का विकास होता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं पूर्व बाल्य अवस्था में क्या क्या होता है। इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है। अहम केंद्रित होता है किस तरह से, अर्थात बच्चे दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को महत्व समझने में वो सक्षम नहीं हो पाते, इसलिए वो अपने ही मस्त रहते हैं, अपने ही साथ खेलते हैं और चाहते हैं कि जो बड़े लोग हैं वो उसको देखें, उसके साथ खेलें और उसी की बात सुनें। इस अवस्था में बच्चा दोस्त बनाना शुरू करता है और उनके साथ खेलता है। इस आयु को प्ले एज भी कहते हैं। भाषीय विकास के लिए ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। ये किसने बात कही थी, ये बात कही थी नोम चॉम्स्की ने, कि जो पूर्व बाल्य अवस्था है 2 से 6 वर्ष, ये भाषीय विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस अवस्था को प्री गैंग एज भी बोलते हैं। अब क्या होता है
कि जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो वो अब सबको अपना मित्र समझने लगते हैं और धीरे धीरे वो ग्रुप बनाते हैं तो फिर लोगों को वो चुन लेते हैं। इसमें सेम जो है ना जेंडर की मित्रता ज़्यादा होती है ना। तो इस समय गैंग बनाने से पहले की जो अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था, उसको हम प्री गैंग एज कहते हैं। अब उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, ये अवस्था 6 से 11 वर्ष के बीच होती है। इसमें क्या होता है, शरीर विकास की गति कम हो जाती है, और कम जो शरीर विकास की गति है ना काफ़ी कम हो जाती है। बच्चा मित्र बनाना स्टार्ट कर देता है और गैंग में रहना पसंद करता है। अब वो क्या करता है, अपना गैंग बना लेता है, सेम जो जेंडर हैं, लिंग है, उनके साथ ज़्यादातर वो मित्र बनाता है। इसलिए इस अवस्था को गैंग एज भी कहते हैं। तो ये बात हो गई उत्तर बाल्य अवस्था की। अब हम देख लेते हैं किशोरावस्था के बारे में, जो 11 से 17 वर्ष के बीच होती है। अंग्रेजी शब्द एडोलसेंस लैटिन भाषा के शब्द एडोलोसियर से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है परिपक्व रूप में विकसित होना। यह बाल्य अवस्था तथा प्रौढ़ अवस्था के मध्य का संक्रमण काल होता है किशोरावस्था। यौवन आरंभ की अवस्था में बच्चों के शरीर में हार्मोनल चेंजेस आते हैं और साथ साथ शारीरिक परिवर्तन भी देखे जाते हैं। उनका कद बढ़ने लगता है और चेहरों पर बाल उगने लगते हैं, स्वरों में भी परिवर्तन। आपने देखा होगा कि इस अवस्था के बच्चों की आवाज़ भी चेंज हो जाती है, उनके शरीर पर बाल आने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, अचानक उनकी हाइट बहुत तेज बढ़ जाती है। इससे पहले जो उत्तर बाल्य अवस्था है उसमें जो ना शारीरिक वृद्धि वो कम हो गई थी, लेकिन इसमें अचानक फिर से बढ़ जाती है। इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। जो अपना मेंटल डेवलपमेंट है वो भी बहुत तेज़ी से होता है। जो बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट है बहुत अच्छे और तेज़ी से होता है, और सबसे ज़्यादा संज्ञानात्मक विकास इसी अवस्था में होता है। बच्चों में हार्मोनल परिवर्तन के कारण उनका मन बहुत चेंज होता रहता है, बहुत जल्दी बदलता है ना, बहुत जल्दी रैपिड वो है ना मन चेंज होता है। इस अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहते हैं। तो ये बात हो गई किशोरावस्था की। तो इस टॉपिक अभिवृद्धि एवं विकास को यहाँ पर देख लिया है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसका विकास पहले हो जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, बालिका, बालक, उक्त दोनों एक साथ, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बालिका है उनका विकास पहले हो जाता है बालकों से। उनका जो बालिकाएं हैं उनका विकास 10 से 11 वर्ष की एज में होने लगता है, जबकि बालकों का 12 से 13 वर्ष में जो विकास है वो बहुत तेज होता है। तो यहाँ पर बालिका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कूल पूर्व आयु में बच्चों के खेल होते हैं। तो मतलब स्कूल जाने से पहले बच्चे कौन से खेल खेलते हैं? तो स्कूल जाने से पहले बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, ईगो सेंट्रिक। तो इसलिए इस टाइप के खेल ही वो खेलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड। अगला क्वेश्चन है, यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर उठ जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं। नवजात शिशु में यह कौन से प्रतिवर्त रिफ्लेक्स से संचालित होती है? मोरो, बेनिंस्की, तीसरा ऑप्शन है पकड़ना, और चौथा ऑप्शन है रूटिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बेनिंस्की। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता पूर्व बाल अवस्था की नहीं है? तो पूर्व बाल अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है, बिल्कुल। भाषीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। गिरोह अवस्था है, पता नहीं। प्ले एज इसको कहते हैं, बिल्कुल। वो अपने साथियों बनाता है, उनके साथ खेलता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरोह अवस्था होती है उत्तर बाल्य अवस्था, जहाँ पर सेम एज और जो सेम लिंग है ना उनके बच्चों के साथ वो खेलता है। तो यहाँ पर बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 5। किस अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं? तो जो किशोरावस्था है उसमें बहुत तेज और
चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, शारीरिक वृद्धि होती है और जो बच्चे का मन है ना वो बहुत तेजी से बदलता है। तो इसलिए इसको तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे अपनी पहचान ढूंढते हैं कि वो क्या हैं, क्या कर सकते हैं। तो इस अवस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन सी यानी थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस अवस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज होता है? तो जो प्रसव पूर्व अवस्था है उस एज में जो है ना बच्चे एक तीली के समान होता है और बहुत बड़ा, लाखों गुना बड़ा होता है, शारीरिक विकास होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर इस तरह हमने क्वेश्चन भी पूरे कर लिए हैं और जो हमारी अभिवृद्धि एवं विकास की जो थ्योरी थी वो भी यहाँ पर पूरी कर ली है। तो वीडियो आप सबको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।